यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूरब से तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। लेखक बता रहे हैं कि स्पीति जो है चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और जिन पहाड़ों से यह घिरा हुआ है उनकी औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट 18,000 फीट है। यह पहाड़ स्पीति को पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल और दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। लेखक कहते हैं कि स्पीति की मुख्य घाटी इसी नाम वाली स्पीति नदी की घाटी है। अब देखिए, एक शब्द आया घाटी, इसका मतलब होता है दो पर्वतों के बीच का सकरा मार्ग, यानी दो पर्वतों के बीच जो सकरा मार्ग होता है उसी को घाटी कहते हैं। इंग्लिश में इसे वैली कहते हैं। स्पीति पश्चिमी हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है। यानी स्पीति जो नदी है, यहाँ नदी की बात हो रही है, वह हिमालय में 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलती है और पूरब में तिब्बत में जाके बहती है। वहाँ से स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में, जो कि अब किन्नौर में है, वहाँ से बहती हुई सतलुज में मिल जाती है। यानी यह तिब्बत से बहते हुए स्पीति में आती है और फिर किन्नौर जिले में जाके सतलुज में मिल जाती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है। स्पीति में मैं सिर्फ इस नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। लोग कहते हैं कि स्पीति से मेरा प्यार है और मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। हाँ, सुना है कि कोई पारा नदी भी है और फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिंड की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है, अत्यंत बीहड़ और वीरान है। कहा कि स्पीति के अलावा पिंड की घाटी भी यहाँ है। कोई मान भाई हैं, उनसे ये किस्सा मैंने सुना है। और ये पिंड की घाटी बहुत बीहड़ यानी उबड़ खबड़ और वीरान यानी निर्जन है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। और कहा कि वैसे तो पिंड की घाटी भी है, लेकिन यहाँ जो है स्पीति की घाटी में ही बस लोग रहते हैं। यानी स्पीति ही वह घाटी है जहाँ आबादी है। और जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं, प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। तो लेखक कहता है कि पिंड की घाटी और पारा नदी की घाटी भी यहाँ हैं, लेकिन निवास यहाँ सिर्फ स्पीति घाटी में देखने को मिलता है। आबादी बस स्पीति घाटी में ही देखने को मिलती है। और जैसी वह आबाद है वह आपसे छिपा हुआ नहीं है। 1 वर्ग मील में 4 से भी कम लोग यहाँ रहते हैं। अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यह भी पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ क्यों रहते हैं। 8-9 महीने से दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म रख सकें। अब लेखक कहते हैं कि जब यह बात, इतनी कठिनाइयों वाली बात बताता हूँ कि स्पीति में इतनी कठिनाइयाँ लोग झेलते हैं, तो लोग फिर यह प्रश्न उठाते हैं कि इतनी कठिनाइयाँ होते हुए भी फिर लोग वहाँ रहते क्यों हैं। शुरू की 2 लाइनों में लेखक ने कहा है कि अचरज इस बात पे नहीं है कि इतने कम लोग क्यों रहते हैं, अचरज इस बात पे है कि वह कम लोग भी यहाँ क्यों रहते हैं, इतनी कठिनाई का जीवन क्यों जीते हैं। और फिर 8-9 महीने स्पीति जो है शेष दुनिया से कट जाती है। यहाँ लोग ठंड में ठिठुर रहे होते हैं, सिर्फ एक ही फसल यहाँ होती है, लकड़ियाँ भी यहाँ नहीं है कि घर गर्म रख सकें। फिर आखिर लोग यहाँ क्यों रहते हैं। वृत्ति नहीं है, फिर क्यों रहते हैं। वृत्ति यानी व्यापार, तो यहाँ व्यापार करने की भी सहूलियत नहीं है, फिर लोग यहाँ क्यों रहते हैं। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है, मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं, और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को सिद्ध नहीं कर सकते। अब लेखक कह रहे हैं कि यहाँ ना व्यापार है, एक ही फसल होती है, इतना कठिन जीवन है, फिर यहाँ लोग क्यों रहते हैं। तो फिर मन में कुछ प्रश्न उठते हैं कि क्या इस वजह से रहते हैं। वो प्रश्न क्या है, क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, या अपने जन्मभूमि से लगाव के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और नहीं जा सकते, या फिर और बातों के साथ साथ यह कारण है कि मैं नहीं जानता कहाँ जाएँ, यानी कहाँ और जाएँ। तो उनको यह इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलता, बस इसलिए रहते हैं। कहते हैं कि मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रहने के लिए रहते हैं, और यहाँ रहने के लिए कोई तर्क नहीं दिया जा सकता कि हाँ हम इस वजह से रहते हैं। लेखक कहते हैं उनका मंतव्य है कि किसी और बात को तर्क के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन स्पीति में रहने को तर्क के माध्यम से सिद्ध भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों। ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क हैं, तर्क के परे हैं। तो फिर लेखक कहते हैं कि हमें तर्क का भी इतना मोह क्यों है। अधिकतर संसार और निश्चलता ये दोनों ही अतर्क हैं, तर्क से परे हैं। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है।
लेखक कहते हैं स्पीति नदी के साथ साथ ही मैं स्पीति के पहाड़ों से भी परिचित हूँ। स्पीति के जो पहाड़ हैं वो लाहौल के पहाड़ों से ज़्यादा ऊंचे और नंगे हैं। यानी यहाँ स्पीति के जो पहाड़ हैं वो लाहौल के पहाड़ों की तरह घने नहीं हैं और घने वृक्षों से नहीं ढके हुए हैं, वो नंगे हैं लेकिन भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। यानी स्पीति के जो लोग वहाँ रहते हैं उनमें वहाँ के नर नारियों की वेदना छिपी हुई है। आर्तनाद यानी वेदना। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है। कहा कि यहाँ शंकर का ठहाका नहीं सुनाई देता, यहाँ पर्वत की जो है संवेदना सुनाई देती है। ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। कहा कि यहाँ बहुत ठंड है, गलन है और दुख है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। यानी इन पर्वतों की जो व्यथा है उनके ऊंचाई के आंकड़ों में इसको दिखाया नहीं जा सकता। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं वे भला पहाड़ को कैसे बक सकते हैं। यानी वे लोग जो सुंदरता को इंच में नापते हैं, एक एक इंच मापने के अभ्यासी हैं, वो इस पहाड़ को, इन नंगे पहाड़ों को कैसे बक सकते हैं। यानी वो यहाँ स्थित पहाड़ों की कुरूपता का वर्णन करते हैं। यानी इन पहाड़ों पे पेड़ पौधे नहीं हैं, ढका हुआ नहीं है, तो ये सुंदर नहीं लग रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। वे यह जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है। अब लेकर कहते हैं कि उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो यहाँ के पर्वतों की उल्लांघना करते हैं, उपेक्षा करते हैं, कि स्पीति जो है मध्य हिमालय की घाटी का नाम है। यानी एकदम मध्य हिमालय में बसा हुआ है ये, और जिसे वे लोग हिमालय समझते हैं जहाँ स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिताएँ, आइसक्रीम और छोले भटूरे, कुल्लू मनाली, शिमला मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, जहाँ वो घूमने जाते हैं और जो प्रतियोगिताएँ आयोजित करते हैं वो यहाँ संभव नहीं है। वे तो ऐसे जगहों को ही हिमालय समझते हैं। लेकिन जिसे वो हिमालय समझते हैं वह हिमालय का तलुआ है, निचली भाग है हिमालय का। यहाँ स्पीति की तरह बीचों बीच हिस्सा नहीं है वो। शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, यह तलहटी है। तो कहा लेखक ने कि यह हिमालय की तलहटी में है और शिवालिक और पीर पंचाल जैसा ही इसका कुछ नाम है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है, इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियाँ हैं। आगे रोहतांग जोत के पार करके मध्य हिमालय में है यह, और यहाँ ही लाहौल स्पीति की घाटियाँ दिखाई देती हैं। रोहतांग जोत के बाद मध्य हिमालय का हिस्सा है और इस मध्य हिमालय के बीच में ही लाहौल स्पीति की घाटियाँ हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट। अब लोग कहते हैं कि श्री कनिंघम ने इसकी ऊंचाई जो है लाहौल की समुद्र तट से 10,535 फीट बताई है और स्पीति की ऊंचाई 12,986 फीट, यानी लगभग 13,000 फीट। तो यहाँ की औसत ऊंचाई है समुद्र तट से। मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ स्पीति को घेरे हुए हैं उनमें से जो उत्तर में है उसे 12 लाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। कहा कि मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ स्पीति को चारों ओर से घेरे हुए हैं उनमें से जो उत्तर में है उसे 12 लाचा की श्रेणियों का विस्तार समझा जाता है, यह समझना चाहिए। 12 लाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट लगाया गया है। कहा यहाँ जो 12 लाचा दर्रा है, अब देखिए दर्रा शब्द आया है, इसका मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच की जगह। तो कहा कि जो 12 लाचा दर्रा है इसकी औसत ऊंचाई 16,500 फीट बताई जाती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 12 लाचा के जो दर्रे हैं वो 16,500 फीट की ऊंचाई उनकी है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। तो कहा कि इन पर्वतों की जो दो चोटियाँ हैं उनकी ऊंचाई 21,000 फीट से भी अधिक है। छात्रों आज इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।